हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बार फिर से अपना बिहार एकेडमी की ओर से समाजवाद और साम्यवाद। सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। क्या है दोस्तों? समाजवाद और साम्यवाद, जो सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का दूसरा चैप्टर का नाम है। आज हम लेकर के आए हैं 35 वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज हम आपके लिए जो लाए हैं जितना भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आया और इसका आंसर कैसे क्या होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपना प्रश्न की। और जैसा कि हमने लिख रखा, पहले हम आपको हेडिंग के बारे में बता देते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। समाजवाद, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पहले के जमाने में राजा का शासन हुआ करता था और राजा ही सब चीज संभालता था। जनता का क्या करा जाए वो राजा के हाथ में हुआ करता था, मगर वो जो है अच्छा सोचे या गलत सोचे उससे मतलब नहीं है। मतलब समाजवाद यह चीज होता है कि जब कोई मतलब पहले मजदूरों का शोषण किया जाता था, जैसा कि आपने पहले भी नीचे क्लास में 9th 8th में पढ़ चुके होंगे कि समाजवाद पहले राजा के शासन में जो है जनता का शोषण किया जाता था। तो उस लोगों को समाजवादी नहीं कहते हैं, बल्कि समाजवादी वैसे लोगों को कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि किसान, मजदूर, श्रमिक, मतलब जितना भी नीचे गरीब डिपार्टमेंट में आता है उनको जो है उनका अच्छा मतलब उनके लिए अच्छा कार्य करना समाजवाद कहलाता है। मतलब श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, गरीब वर्गों के लिए, मतलब उनके लिए अच्छा काम करना समाजवादी कहलाता है। इसे ही समाजवादी कहते हैं। समाजवादी और साम्यवादी दोस्तों एकदम मानिए कि कुछ ही अंतर है, मानिए दोनों सेम ही है। समाजवाद और साम्यवाद सेम ही इनका डिफिनेशन होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप समाजवादी, मतलब समाजवादी आज के नेता जो है ना, कोई ने बोलेगा कि हम समाजवादी नहीं है। हर कोई बोलेगा कि हम गरीब के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं, गरीब मजदूरों के लिए सोचते हैं। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा, ऐसा कोई नेता नहीं होगा। आप किसी से भी नेता से पूछे क्या आप समाजवादी हैं, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं है। हर कोई बोलेगा कि हम समाजवादी हैं। समाजवादी मतलब होता है जो श्रमिक, गरीब, मजदूर के सभी को ध्यान में रखते हुए समाज को आगे लेके बढ़े, उसे ही समाजवादी कहते हैं। चलते हैं हम अपना प्रश्न की, और प्रश्न के साथ साथ हमको बताएंगे कि यह प्रश्न आपका कैसे हो गया, कैसे आंसर इसका होगा। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? समाजवादी, जैसा कि हमने आपको अगला चैप्टर में बताया था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी और लुई सोलमा जो है अपने फ्रांस का जनता का अच्छा से देख रेख नहीं करते थे। मतलब समाज कैसे, किसान कैसे भुखमरी के हालात में है, उनको कैसे हम ऊपर मतलब कैसे जो है उनके लिए अच्छा काम करे, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमेशा अपने लिए सोचता था। तो एक जो है जब छोटे गरीब जो लोग हैं जब धंधा अपना करना शुरू करता है तो उससे जो है गरीब लोग, मतलब कुछ अमीर होते हैं तो वो जो है ना ही ज्यादा अमीर होते हैं और ना ही पूरा गरीब होते हैं। तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? वैसे लोगों को मध्यम वर्ग कहते हैं। और वो पढ़ाई लिखाई करके जो है मध्यम वर्ग, मतलब वो जो वर्ग होते हैं ना मध्यम वर्ग, जो ना कि ज्यादा अमीर है और ना ही पूरा गरीब है, वैसे वर्ग को हम मध्यम वर्ग कहते हैं। उनमें से जो है जब धीरे धीरे जो है आगे जनता जब होशियार होने लगा और पता चलने लगा कि मेरे साथ जो है अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? आंदोलन छेड़ दिया। और जब धीरे वहां से जो है फ्रांस से जो है लुई सोलमो को हटाया गया और धीरे धीरे जो है प्रजातंत्र का शासन हुआ और धीरे धीरे संवैधानिक व्यवस्था भी लागू हो गई। उसके बाद जो है यही जो है जैसा कि मेटरनिक ने जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, हमने अगला प्रश्न ही अगला चैप्टर में बताया था कि वो नहीं चाहता था कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैले। और मतलब बहुत संघर्ष के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। और उन्होंने यह भी बोला कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ता है। किसने बोला था? मेटरनिक ने। हमने यह सब आपको अगला चैप्टर में बता दिया। अगर आप यह चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर ये पहले वह चैप्टर देख लीजिए, ताकि आपको एक भी प्रश्न समझने में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो कि यह चीज कैसे होगा। तो धीरे धीरे जब राष्ट्रवादी सीधे मतलब संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई तो धीरे धीरे जो है ना समाज, मतलब समाजवादी, मतलब समाजवादी विचार के भी धीरे धीरे भावना मतलब जगने लगा। कैसे? तो देखिए, मतलब जब जो थे गरीब मतलब पूंजीपति वर्ग जो थे ना, तो गरीब गरीब लोगों का शोषण क्या करते थे। मतलब जिससे धीरे धीरे जो है मतलब हमने आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लोग धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े उद्योगीकरण की जो है ना, उद्योगीकरण का शुरुआत होता है कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है उद्योगीकरण का शुरुआत होता है। और पूंजीपति वर्ग जो है ना वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं।
जब शोषण करते हैं तो औद्योगिकरण होता है, तकनीकी। पहले जो जमाना था ना दोस्तों, पहले मशीनों का युग नहीं था, पहले जो भी होता था हाथ से हुआ करता था। तो जब हाथ से हुआ करता था तो वहाँ मतलब पूंजीपति वर्ग जो थे ना, पहले ये नहीं होता था कि आप गरीब है और हम अमीर है, ऐसा नहीं होता था। मतलब मजदूर को भी उनको अपना हक मिलता था, क्योंकि पहले औद्योगिकरण नहीं था, इतना मशीन नहीं था, मतलब मशीन पे डिपेंड नहीं होना। तो आजकल क्या है, आजकल लोग मशीन पे डिपेंड है, मतलब उतना मजदूर पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप नहीं भी आइएगा ना तो हम मशीन के थ्रू अपना काम कर लेंगे, ऐसा आजकल हो चुका है। मतलब धीरे धीरे औद्योगिकरण 17वीं 18वीं में मध्य औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। तो पहला औद्योगिकरण का शुरुआत कब होता है, तो पहला औद्योगिकरण का शुरुआत किस देश में होता है, तो इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है, जिसको भी हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में होता। पहला औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुआ था, मतलब पहला जो मशीन आई थी ना, तो पहला मशीन इंग्लैंड में ही आया था। निर्माण पहला इंग्लैंड में हुआ था, औद्योगिक मतलब मशीन का निर्माण पहला उद्योग थी इंग्लैंड में ही हुआ था। और इस प्रकार जो औद्योगिकरण का जब धीरे धीरे विकास हो रहा था, तो मजदूर जो है मतलब कंपनी से निकाले जाने लगे, मतलब आपका जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। मतलब इतना मतलब अगर मजदूर का भी कुछ कामों में, मतलब सब काम दोस्तों मशीन से ही नहीं किया जाता है, कुछ जो है मजदूर की सहायता भी ली जाती है। तो वहां के लोग मतलब यूरोप में मतलब धीरे धीरे जो औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, और वहां के पूंजीपति वर्ग जब मशीन से अपना व्यापार चलाने लगे, तो वो बोलने लगे कि अगर आपको काम करना है तो आइए, नहीं तो हम मतलब आपको इतना पैसा देंगे, करना है तो करिए। मतलब ये श्रमिकों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। मतलब वो जितना मतलब अधिक काम लिया करता था, और उनको जो है उनके काम के हिसाब से पैसा नहीं नहीं दिया जाता था। मतलब उनका शोषण किया जाने लगा, उनको जो है शोषण किया जाने लगा, और उनके काम के उतने पैसे नहीं दिए जाने लगे। इस प्रकार से जो है समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। कितने वर्गों में, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक पूंजीपति, एक हो गया श्रमिक, श्रमिक, और एक हो गया पूंजीपति। क्या हो गया, एक श्रमिक और एक पूंजीवादी। क्या हो गया, एक पूंजीपति, पूंजीवादी, एक क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया श्रमिक। क्या हो गया, श्रमिक। क्या हो गया, श्रमिक, मजदूर जिसको बोलते हैं। समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। इस प्रकार समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। तो वही प्रश्न लिखा हुआ है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, किस क्रांति के, औद्योगिक क्रांति के, किस क्रांति के। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न की ओर। हम इस प्रश्न के साथ साथ आपको जो है बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार हुआ। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाने, शोषण चरमोत्कर्ष पर था। मतलब किस क्रांति के फलस्वरूप, तो एक उद्योगीकरण, हमने बताया कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है उद्योगीकरण की क्रांति हुई थी। मतलब मशीन आई थी उस जमाने में, उस समय में मशीन की शुरुआत हो रही थी, औद्योगीकरण हो रहा था, औद्योगीकरण की क्रांति हो रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी, नई नई तकनीकें आ रही थी उस समय में। तो किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष, मतलब मजदूरों को शोषण जो है अधिक किया जा रहा था, चरम पर था। मतलब समझिए ना कि जिस तरह गांव में बाढ़ आता है ना तो तबाही मच जाता है, उसी तरह मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। मतलब उनके जितना काम करता था, अगर 12 घंटा काम करता है दोस्तों, तो उनको उनके हिसाब से मजदूरी तो देना चाहिए ना। मजदूरी भी उस समय से हिसाब से नहीं मिलता था, ऐसा शोषण हो रहा था मजदूरों का। तो किसके, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। किस क्रांति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न की ओर। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों और कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार था। तो किस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी, मतलब किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार था। जैसा कि देखिए समाजवादी, हमने लिख रखा है समाजवाद और साम्यवाद। मतलब जो है कार्ल मार्क्स जो है एक जर्मनी का, मतलब उनका जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के, राइन प्रांत में जन्म हुआ था उनका। तो वो जो है ना, इनका जन्म जो है कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत में, जर्मन के राइन प्रांत में कहा हुआ था, जर्मन के राइन प्रांत में कहा हुआ था, जर्मन के राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, तो इनके पहले के जो समाजवाद थे ना, तो उनके उन समाजवादों को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनके पहले के समाजवाद, वो मतलब जो सोच रहे थे, जो नेता सोच रहे थे कि ये जो हो रहा है मजदूरों के साथ ये गलत हो रहा है। मतलब वो जनता, मतलब वो जो नेता थे वो मजदूरों के बारे में सोच रहे थे। इस
नेता को ही क्या कहते हैं, इस नेता को ही समाजवादी नेता कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो एक समाजवादी नेता तो था, इनके पहले भी बहुत सारे नेता आए थे और इनके पहले के जन्म के पहले के नेता को क्या कहते हैं, कौन से समाजवादी नेता कहते हैं, उसे यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। मतलब 1818 से पहले के समाजवादी को यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, 1818 के पहले के समाजवादी को यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। और कार्ल मार्क्स का जो जन्म मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, 1883 ईस्वी में कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन, सॉरी दोस्तों, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था 1883 ईस्वी में। जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स के पहले वाले नेता को, समाजवादी नेता जो थे, उन्हें यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। और 1883 मतलब कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद के समाजवादी को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, वैज्ञानिक की समाजवादी कहते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवादी नेता आए उन्हें वैज्ञानिक समाजवादी नेता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवादी नेता कहते हैं। तो देखते हैं कि क्या लिखा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर, मतलब इनके पहले जो यूटोपियन समाजवादी आए थे वो चार नेता जो है किताब में दर्शाया गया है, चार नेताओं का वर्णन किया गया है जो हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पहला था सेंट साइमन, जो फ्रांस के थे। कहाँ के थे, सेंट साइमन। कहाँ के थे, सेंट साइमन। दूसरा आपका हो गया, जैसा कि हमने लिख रखा होगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों, कि फुरिये। क्या है, फुरिये। क्या है, फुरिये। फुरिये जो था वो भी फ्रांस के थे। वो भी कहाँ के थे, फुरिये फ्रांस के थे। और जो है सेंट साइमन हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए जो कि इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, और लुई वाला, क्या हो गए, लुई वाला। एक हो गया लुई वाला, लुई वाला। ये भी, ये जो तीनों दोस्तों है, ये जो तीनों है, ये जो तीनों है, ये आपके फ्रांस के समाजवादी नेता हैं। और रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन जो है, रॉबर्ट ओवेन जो है, ये कहाँ के हैं, ये जो है इंग्लैंड के हैं। कहाँ के समाजवादी नेता है दोस्तों, ये इंग्लैंड के समाजवादी नेता है। मतलब ये चारों जो यूटोपियन समाजवादी, जो कार्ल मार्क्स के पहले जो आए थे समाजवादी, जो सोच रहे थे कि ये जनता के बारे में शोषण हो रहा है, वो बोल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। ऐसे नेता कोई समाजवादी, जिसमें चार का उदाहरण मतलब वर्णन किया गया है आपकी किताब में, समाजवाद और साम्यवाद में। तो देखते हैं अगले इसमें, तो ये सब चाहते थे कि ये जो है जो शोषण किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब और श्रमिकों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब और श्रमिकों के साथ। मतलब इन पर जो है सरकार का अधिकार होना चाहिए और सभी को मतलब बराबर हक मिलना चाहिए। किनका था सोच, ये यूटोपियन समाजवादी नेता जो चार थे, सेंट साइमन, फुरिये, लुई वाला, रॉबर्ट ओवेन। तो देखिए समाजवादी तो क्या चाहते थे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों कारणों पर विपणन में सरकार का एक अधिकार होता था। मतलब अगर समाजवादी व्यवस्था आएगा, समाजवादी व्यवस्था मतलब जो श्रमिक और मजदूरों के बारे में सोचे कि उनको जो है मतलब शोषण नहीं किया जाए, तो वही बोलते हैं सरकार का अगर अधिकार रहेगा तो सरकार जो है सभी के बारे में समान सोचेंगे, मतलब सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो वैसे नेता को समाजवादी नेता कहते हैं। तो देखिए किस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी वर्गों के बारे में सोचा जाए। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था। हमने शुरू में ही आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज के दो वर्गों में विभाजित हो गया था। कितने वर्गों में, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गए थे। पहला तो पूंजीवादी और दूसरा श्रमिक, पहला पूंजीवादी दूसरा श्रमिक था। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता क्या कौन मतलब जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद, फ्रांसीसी समाजवाद हमने आपको बताया कि यूटोपियन समाजवादी मतलब 1818 कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी नेता जो थे उसे यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। और उनका जो नाम है देखिए, सेंट साइमन, फुरिये, लुई वाला, रॉबर्ट ओवेन, ये चार जो है यूटोपियन समाजवादी है। क्या है, यूटोपियन समाजवादी है जो कार्ल मार्क्स से पहले आए थे। इनका कहना था कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने श्रमिकों के बारे में सोचा। तो इनमें से तीन जो है ये
ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी समाजवादी थे। कहाँ के थे? इनमें सबसे पहले नाम आता है सेंट साइमन का, जो है फ्रांसीसी समाजवादी नेता का पहला सेंट साइमन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कहा जाता है किसको? सेंट साइमन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट साइमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, सेंट साइमन हो जाएगा। चलते हैं 6 की ओर। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? देखिए, हम आपको बता देते हैं कि ये लोग तो सोच तो रहे थे श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाए, वो जो है श्रमिकों को बता रहे थे, मतलब एक सपना, एक काल्पनिक, मतलब वो खड़े नहीं उतरे जो वो सोच रहे थे श्रमिकों के बारे में, इसलिए इसको जो क्या बोला जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवादी। ये जो है रॉबर्ट ओवेन जो है, इनको समाजवादी, स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गरीबों को अपने हक के लिए, इन्होंने मतलब बहुत अमीर आदमी थे। कौन? रॉबर्ट ओवेन, जो कि इंग्लैंड के थे, बहुत अमीर आदमी थे, और इन्होंने भी अमीर आदमी, पूंजीपति होते हुए भी इन्होंने श्रमिक के बारे में सोचा। होता है ना दोस्तों कि सभी जो है, सभी वर्गों में कोई, सभी वर्ग खराब नहीं होते, कुछ ना कुछ उनमें से एक सही होता है। तो उनमें से एक थे रॉबर्ट ओवेन, जो अमीर थे, पूंजीपति वर्ग से आते थे, फिर भी इन्होंने श्रमिकों के बारे में सोचा। मतलब ये कारखाना अपना खोला और उनको जो है बोला कि आइए जितना मजदूर आ सकते हैं। उन्होंने जो है 5,000, मतलब जितना भी एक फैक्ट्री में जितना भी मजदूर आया होगा, उन्होंने मतलब जितना उनसे जितना काम लेता था, उन्हें उतना मजदूरी हिसाब से देता था। ऐसा उनका सोच था रॉबर्ट ओवेन का। इन्हें नो जो है, मतलब देखिए, एक फैक्ट्री खोल लेने से पूरी दुनिया जो है श्रमिक, मतलब उनको जो है ये नहीं होगा कि पूरा दुनिया को वो दे देगा, तो वो एक तरह से जो है स्वप्न ही न हुआ, मतलब कुछ को दे देने से थोड़ी ना है कि पूरा दुनिया को वो दे देगा। पूरा दुनिया को, मतलब जितने भी पूरी दुनिया में श्रमिक हैं, जितने भी किसान वर्ग से आते हैं, जिनका शोषण किया जा रहा था, थोड़ी ना उनको संभव है कि दे देगा। तो वो एक तरह से सपना दिखा रहे थे, गरीबों को एक तरह से सपना दिखा रहे थे, इसलिए इनको स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ओवेन को, जो कि इंग्लैंड के थे। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? ओवेन। कौन था? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ओवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन, हमने बताया कि ये सब जो है यूटोपियन समाजवादी है, तो इनमें से कौन नहीं था? तो देखिए कौन नहीं था। लुई ब्ला तो था, सेंट साइमन भी है, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन भी है, जो ये तो नहीं होगा। सेंट साइमन भी समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, ये भी नहीं होगा। ये भी लुई वाला यूटोपियन समाजवादी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स होगा जाएगा सही। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? हमने अभी भी तुरंत आपको बताया, यह जो है इंग्लैंड के हैं समाजवादी नेता, यूटोपियन समाजवादी नेता, क्या नाम है? रॉबर्ट ओवेन। क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 9 की ओर, देखते हैं 9 में क्या लिखा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हमने आपको तुरंत बताया कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी राइन प्रांत में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर, प्रथम नेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। समाजवाद 11, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया दोस्तों? साम्यवादी घोषणा पत्र जो है किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र, मतलब दोस्तों देखिए, मतलब कार्ल मार्क्स, मतलब एक बार की, मतलब जब चरम पर था, शोषण किया जा रहा था, तो इनका प्रभाव जो है ना, मतलब यह इसका प्रभाव जो है ना, रूस में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। किसका? मतलब ये जो है समाजवाद, समाजवाद का प्रभाव जो सबसे, मतलब जो है ना, बहुत यूरोप में तो कई देशों में इसके लिए लड़ाई चल रही थी। मतलब रूस एक ऐसा देश है जहां इनका जो है लड़ाई चरमो, मतलब एक बड़ी लड़ाई हो जाती है, और यहीं से जो है समाजवाद का सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। कहां से? रूस से। कहां से? रूस से। 1905 ईस्वी में रूस का जो शासक था, जार निकोलस द्वितीय, क्या था दोस्तों? जार निकोलस द्वितीय जो था, वह रूस का शासक था। कौन था? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में जो है, मतलब एक लड़ाई हो जाती है, मतलब
वहां की जो जनता होती है, वहां की जो जनता होती है वो जार निकोलस द्वितीय जो निरंकुश राजा था, लुई 16वां के जैसा ही वह भी एक निरंकुश राजा था, अपने देश के लिए कुछ नहीं सोचता था। वह भी एक निरंकुश राजा था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या था दोस्तों? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय क्या था? जार निकोलस द्वितीय क्या था? जार निकोलस द्वितीय। जार मतलब होता है जैसे हमारे देश में पहले चला करता था राजा, मतलब रूस में क्या होता है, राजा नहीं चलता है बल्कि जार। राजा को ही जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। तो राजा, तो जार मतलब क्या हो गया? राजा। और निकोलस, इनका निकोलस द्वितीय इनका पूरा नाम था। क्या था? निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? निकोलस द्वितीय इनका नाम था। तो देखिए, जब इन्होंने अपने देश के लिए कुछ नहीं था, यहाँ के जो जनता है समूह बना करके राजा के खिलाफ चल दिया, हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए। जितने भी रूस के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब चले गए जार निकोलस द्वितीय का जो है विरोध करने के लिए, उनके दरबार की ओर चल पड़ा कि हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए। मगर वहां के जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय, उन जनताओं पर खून मतलब गोली बरसा दिया। क्या बरसा दिया? खून मतलब गोली बरसा दिया, और वह जगह खून खून से जो है लथपथ हो गया। इसलिए वह दिन रविवार का था। इसलिए उस 1905 ईस्वी की क्रांति को रूसी क्रांति, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1905 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? आपसे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1905 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और यह जो रूसी क्रांति हुई थी जार निकोलस द्वितीय के विरोध में हुआ था। किसका? जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस के शासक थे। कौन थे? रूस के शासक। और वहां की जनता किस कौन से नारे लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय के दरबार की ओर बढ़ते जा रहे थे? हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए। यह भी आपके प्रश्न में बन सकता है कि वहां की जनता कौन से नारे लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय के दरबार की ओर बढ़ता है? हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए। कब हुआ था? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। और वहां के जो राजा है जार निकोलस द्वितीय उन जनताओं पर गोली बरसा देता है और खून खून हो जाता है। वह जो दिन था, वह दिन रविवार का दिन था। वह कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। इसलिए उनको रविवार का खून भी कहा जाता है, खूनी रविवार कहा जाता है। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। रूसी क्रांति जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, उसे खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किसके नाम से? सॉरी दोस्तों, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। कौन से रविवार से? खूनी रविवार के नाम से। और रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 ईस्वी में कब हुआ था और किसके विरुद्ध में? जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में। कहाँ के शासक थे? रूस के शासक थे। तो घोषणाबद्ध, तो कार्ल मार्क्स जो है उनके विरुद्ध में एक साम्यवादी घोषणा पत्र लाता है। क्या लाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र लाता है। कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र लाता है। क्या लाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र। तो कौन लाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र लाता है। किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने। और दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र को ही क्या कहा जाता है? दास कैपिटल कहा जाता है। क्या कहता है? दास कैपिटल कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जब इतना जो चरमोत्कर्ष था रूस पर, जो ये क्रांति पूरे यूरोप में यह सब समाजवाद फैल चुका था, और यूरोप के कई देशों ने मिल करके जो है अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया। एक अंतरराष्ट्रीय संघ जो 1864 ईस्वी में पहला अंतरराष्ट्रीय संघ। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में पहला अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। 1864 ईस्वी में कब हुआ था? 1864 ईस्वी में पहला अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? पहला अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। जैसा कि हमने आपके सामने लिख रखा, 1864 ईस्वी में जो है पहला जो है 1864 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। तो जब जो है दूसरी बार जो है अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई 1883 ईस्वी के मृत्यु के बाद, जो 1883 कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कब होता है? 1889 ईस्वी में। कब होता है? 1889 ईस्वी में। और इस 1889 में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। और इसमें भी बहुत मतलब यूरोप के कई देशों में वहां की जनता जो है लड़ाई छेड़ देती है।
तो बहुत से मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। इसमें जो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा करता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ जो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा करता है। और जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संघ जब घोषणा हुई तो कब हुई थी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय 12 नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दूसरी की ओर, 13 नंबर की ओर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? हमने अभी तुरंत आपको बताया कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना? 1889 ईस्वी में। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में कहा हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना लंदन में पहली बार हुआ था। ठीक। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? देखिए अभी तुरंत हमने बताया ना 1864। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों दास कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों के लिए एक किताब लेकर के आया था। उसमें जो है मतलब श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए, समाजवाद जगाने के लिए और जनता मतलब राजा के विरुद्ध भड़काने के लिए, मतलब आपका शोषण किया जा रहा है, आप नहीं लड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने एक किताब निकाली जिसका नाम दास कैपिटल है। क्या नाम है? दास कैपिटल है। क्या नाम है दोस्तों? दास कैपिटल है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स और एंगल्स की। किसकी है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो है ना शादी 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में किससे हो गए थे? जरीना से। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की शादी। हम आपको पहले कार्ल मार्क्स के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो है जन्म 1818 ईस्वी में, मृत्यु 1883 ईस्वी में। और इनका जो है इनका जो जन्म शादी हुई थी किसके साथ हुई थी? जरीना के साथ, जिनका नाम था जरीना। क्या था नाम था दोस्तों? जरीना नाम था। हम आपके यहाँ लिख देते हैं जरीना। क्या नाम था? जरीना नाम था, जिनका 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में शादी हो गया था। और एक साल के बाद मतलब 1844 में जो है वो अपने पत्नी को छोड़ करके श्रमिकों के लिए लड़ने के लिए अखाड़े में उतर जाते हैं, मतलब युद्ध में उतर जाते हैं, श्रमिकों के लिए उतर जाते हैं। और 1844 में जो है वो चले जाते हैं लंदन। कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, पेरिस। कहाँ चले जाते हैं? और वहां जो है एंगल से वो अपने दोस्ती कर लेते हैं और एंगल से पहचान हो जाता है। एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल से उनके पहचान हो जाता है और उन्होंने दोस्ती कर लेता है। और वह जो है जब लंदन से अपने अपने शहर रूस लौटता है तो दोनों मिल करके ने जब देख रहा था कि मतलब श्रमिकों के विरुद्ध, मतलब श्रमिकों के लिए शोषण किया जा रहा है, तो उन्होंने जो है दास कैपिटल नाम दोनों मिलकर के एक संस्था बनाई, जिसे मतलब एक किताब प्रकाशित किया जिसे दास कैपिटल की दास कैपिटल की रचना कहते हैं। दास कैपिटल जिसकी किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर इसका निर्माण किया था। तो 16 नंबर की ओर चलते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दोस्तों जैसा कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम के एक पुस्तक की रचना की थी, इसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। समाजवादी मतलब जो समाज के मतलब श्रमिकों का और किसानों का मतलब देखभाल जो करता है, उनके लिए लड़ता है, उन्हें ही समाजवादी कहते हैं। और इन्हें जो है दास कैपिटल जो पुस्तक लाया था कार्ल मार्क्स, इनको बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा? मतलब अधिक पुस्तक जो है ना दास कैपिटल अधिक प्रकाशित हो गया। मतलब इनको बहुत लोग चाहने लगे, पढ़ने के लिए प्रेरित मतलब करने लगे। ये पढ़िए, मतलब ये आपके लिए है और आप पढ़ेंगे तो आप अपने लिए लड़ पाएंगे। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? दास कैपिटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल हम आपको बता देना चाहते हैं कि दास कैपिटल जो है पुस्तक, इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 मतलब 1867 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1867 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। 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 दास कैपिटल 17, क्वेश्चन नंबर 17 का प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला की ओर। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है?
लियो टॉल्स्टॉय जो है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, वॉर एंड पीस जो है। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 19 की ओर। देखते हैं 19 में क्या लिखा हुआ है। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? हमने आपको कहानी में इससे पहले जो हम आपको बता चुके हैं कि खूनी रविवार जो रूस के निरंकुश राजा किसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था दोस्तों? एक रूस के शासक थे जिसका नाम जार निकोलस द्वितीय था। वह एक निरंकुश राजा था और वहां के जनता मतलब वहां की जो जनता है उनको अच्छा से मतलब नहीं मिला करता था। वहां मतलब जार निकोलस द्वितीय जो थे अपने देश को अच्छे से नहीं संभाल पाते थे। किसान भुखमरी मर रहे थे और वहां के जनता ने जो जनता शासन मतलब राजा जार निकोलस द्वितीय जो वहां के शासक थे उनके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। और जब वो रोटी दो का नारा लगाते हुए जनता के दरबार जाता है, मतलब जनता मतलब जहां शासक रहते थे उसकी ओर बढ़ता है, तो रोटी दो का नारा बच्चा बच्चा और उस देश का बच्चा बूढ़े सब मतलब राजा के विरोध में जो है विरोध करने के लिए लग जाते हैं। तो जब वह रोटी दो का नारा लगाते हुए पहुंचते हैं तो वहां की जो शासक जार निकोलस द्वितीय जो दोस्तों हमने आपको बताया कि जार जैसे कि हमारे देश में राजा को राजा कहा जाता है, तो रूस में जो है राजा को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा रूस को जार कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इन्होंने जो है पूरे जनता पे गोली चलवा दिया और वहां खून खून हो गया। तो वह दिन रविवार का दिन था और उस लड़ाई को उस युद्ध को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और 1905 में यह लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? इस जो कि युद्ध हुआ था यह 1905 ईस्वी में हुआ था और इसे रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? रूसी क्रांति के नाम से। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। तो इस वह जो दिन था रविवार का दिन था, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 नंबर का, खूनी रविवार को किस तिथि तथा किस वर्ष हुआ था? कब हुआ दोस्तों? 9 जनवरी 1905। वह कौन सा तारीख था? 9 जनवरी 1905 था। कौन सा? 9 जनवरी 1905 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं कि 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हमने लिख रखा है रास्पुटिन कौन था? तो आपको यह बता देना चाहते हैं कि रास्पुटिन जो है जार निकोलस द्वितीय जो कि रूस के शासक थे, उसका जो है धर्म मतलब जैसा सलाहकार होता है ना उसी तरह सलाहकार था। कौन? रास्पुटिन। कौन था? रास्पुटिन उसके सलाहकार थे। तो रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन मतलब एक सलाहकार भी थे और वह एक धर्मगुरु जिसको कि ईसाई धर्म में पादरी कहते हैं, वो ईसाई धर्म को मानने वाला था। कौन? रास्पुटिन जो कि जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार था, वह एक धर्मगुरु भी था, वह ईसाई धर्म को मानता था और वह जो है एक धर्मगुरु था। क्या था? पादरी, जिसको कि पादरी बोलते हैं। तो क्या था? रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। मतलब वो जो है शासन वह जो है जार निकोलस द्वितीय को हटा करके गद्दी पर बैठना चाहते थे। किसको हटा करके? जार निकोलस द्वितीय को। तो वह भी एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। रास्पुटिन भ्रष्ट पादरी था। चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न किस की ओर, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हमने लिख रखा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति देखिए पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब 1905 ईस्वी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस में जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में जब आंदोलन हुआ था और वहां के जो शासक थे रूस के जार निकोलस द्वितीय जो रूस के सम्राट थे। कौन थे दोस्तों? रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। कौन थे दोस्तों? जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। जार दोस्तों जैसे कि हम लोगों के भारत देश में पहले के जमाने में जनरली जो शासन करते थे उसको राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। तो रूस में जो है पहले के जमाने में राजा को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। इसलिए जो वहां के शासक का नाम तो राजा के नाम की जगह इसको जार लगता था और इसका जो पूरा नाम था राजा का जो नाम था वो जार निकोलस द्वितीय था। क्या था? निकोलस द्वितीय था। इनमें जो है लेनिन नाम का जो एक शख्स होता है वह भी इस युद्ध में
मतलब इसके विरुद्ध में जार निकोलस दुतिया के विरुद्ध में 1905 ईस्वी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जब उसके विरुद्ध में रोटी दो का नारा लगाते हुए युद्ध में पहुंचता है, मतलब उसके विरुद्ध में जब पहुंचता है तो और जार निकोलस दुतिया ने बाकी सभी जनता पर जितना भी आया था आंदोलन करने के लिए सब पे गोली चलवा देता है। और उस युद्ध उस लड़ाई में जार निकोलस उस लड़ाई में लेनिन भी मौजूद था। कौन था? लेनिन भी मौजूद था। कौन था? लेनिन भी उसमें मौजूद था। क्या था? लेनिन भी उसमें मौजूद था। और जब उन्होंने युद्ध मतलब जब उन्होंने गोली बरसा दिया तो लेनिन वहां से भाग गया और भाग करके रूस से भाग करके वो कहां चला गया? वो स्विट्जरलैंड चला गया। कहां चला गया? स्विट्जरलैंड चला गया। और कुछ वर्ष 12 वर्ष तक मतलब देखिए दोस्तों 1905 ईस्वी में जब 1905 ईस्वी में जब आंदोलन हुआ था तो वो भाग करके स्विट्जरलैंड चला गया। और 12 वर्षों के बाद जब वो फिर अपना देश रूस पहुंचता है, फिर 12 वर्ष जोड़ लीजिए कि 5 तो 12 5 17 तो कब 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में वह पुनः पुनः अपना देश रूस आता है। कौन? लेनिन। लेनिन पुनः अपना देश रूस आता है। और 1917 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि रूस में जो है 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में जो है 1917 की क्रांति जो है 1917 की क्रांति में जो है जार निकोलस द्वितीय को उनके साथ गद्दी पर से हटा दिया जाता है और उनके जगह पे कौन बनता है? शासक लियोनोव। कौन बनता है? लियोनोव। 1917 की क्रांति में जो है 1917 की क्रांति में जार निकोलस द्वितीय को गद्दी पर से हटा करके, क्योंकि यह एक निरंकुश राजा था और इनके जगह पे लियोनोव को बनाया जाता है। वहां की जनता लियोनोव को जो है वहां के शासक बना देता है। किसको? लियोनोव को 1917 ईस्वी में। और लियोनोव भी जार निकोलस द्वितीय की तरह वह भी निरंकुश राजा था। कैसा था? राजा था, निरंकुश राजा था। तो 1918 ईस्वी में जो पुनः रूस की जनता ने 1918 ईस्वी में पुनः उस लियोनोव को उस गद्दी से हटा करके, क्योंकि वह अच्छा काम नहीं कर रहा था, वह भी एक निरंकुश राजा था, तो 1918 ईस्वी में केरेंस्की को जो है पुनः गद्दी पे बैठाया जाता है। किसको? लियोनोव को गद्दी पर से हटा करके केरेंस्की को गद्दी पे बैठाया जाता है। किसको? केरेंस्की। किसको बैठाया जाता है? केरेंस्की को गद्दी पे बैठाया जाता है। केरेंस्की जो है 1918 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाता है। कब? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में जो है 1918 ईस्वी में केरेंस्की को युद्ध पर बैठाया जाता रूस के गद्दी पे बैठाया जाता है। वहां का शासक बनाया जाता है। जनता उनको खुद जो है शासक गद्दी पे बैठाता है। किसको? केरेंस्की को। 1918 ईस्वी में 12 वर्षों के बाद जब लेनिन मतलब देखिए 1905 ईस्वी के खूनी रविवार जब हुआ था, 1905 ईस्वी की लड़ाई में, रूसी क्रांति की लड़ाई में, जब लियोनोव भी उसमें लड़ाई में शामिल था और जार निकोलस द्वितीय ने सभी जनता पे गोली बरसा दिया, तो लेनिन उस देश से भाग करके मतलब वो उस लड़ाई में बच गया था और भाग करके स्विट्जरलैंड चला गया। कहां चला गया? स्विट्जरलैंड चला गया। और वहां 12 वर्षों तक रहने के बाद वो पुनः अपना देश रूस जो है 1918 ईस्वी में पहुंचता है। पुनः 1918 ईस्वी में पहुंचता है तो देखता है कि हमारे देश की हालत फिर से उसी तरह है जब वह जिस हालत में 1905 ईस्वी में छोड़ के भागा था। अपना 1905 ईस्वी में छोड़ करके जब अपना मतलब स्विट्जरलैंड चला गया था, उसी तरह जब वापस लौटता है तो पुनः वह उसी प्रकार अपने देश को पाता है। उसी तरह भुखमरी का हालात था, उसी तरह श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था। तो लेनिन जो है केरेंस्की को उसके गद्दी पर से हटाने के लिए वहां मतलब रूस में एक जगह का नाम जगह था और वहां जो है मतलब उस जगह पे जाकर के रेल, बैंक इत्यादि मतलब सरकारी जितना भी था उनको लूटपाट मचा दिया। पूरा कितना लूटपाट मचा दिया। कौन? लेनिन जो एक शासक मतलब शासक बनने वाला था, वो चाह रहा था, वो अपने रूस की जनता को समझा रहा था कि आप हमको एक बार मतलब रूस के गद्दी पे बैठा के देखिए, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो वहां की जो जनता है इसका साथ देता है और वहां रूस में एक शहर है वो जो है उस शहर को लूटपाट मचा देता है और मतलब जो है केरेंस्की को कमजोर कर देता है। केरेंस्की को कमजोर कर देता है और उसको गद्दी पर से हटा देता है। और जो लेनिन 1918 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 1918 ईस्वी में लेनिन जो है गद्दी पर बैठता है। कब? 1918 ईस्वी में लेनिन गद्दी पर बैठता है। और पुनः देखिए और जो है लेनिन जो बोल से मतलब एक पार्टी 1883 ईस्वी में डेमोक्रेटिक इसे पार्टी था, तो उसका बनाया था। पार्टी पहले से बना हुआ था 1883 ईस्वी में, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई थी तो पार्टी बनाया था। उस पार्टी को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक
मेंसिको की पार्टी था, एक मेंसिविको का पार्टी था, एक बोल्शेविक का पार्टी था। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है बोल्शेविक का पार्टी दो पार्टी में जो है विभक्त हो गया था। एक मेंसिको के जो पार्टी था इसको पूंजीवादी पार्टी कहा जाता था, और वो जो है बेल्शेविक जो पार्टी है इनको क्या कहा जाता था, इनको गरीबों का पार्टी कहा जाता था। वो जो लेनिन यही बोल्शेविक पार्टी के ओर से वो अपने गद्दी की ओर बैठता है, गद्दी पर बैठाया जाता है, और यह जो लेनिन इसी पार्टी से था। कौन सी पार्टी से? गरीब पार्टी से, जिसको कि बोल्शेविक पार्टी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? बोल्शेविक पार्टी कहा जाता है। तो 1917 की लड़ाई जो हुई थी, 1917 की लड़ाई जब जार निकोलस द्वितीय को गद्दी पर से हटाया गया था और लियोनोव को बैठाया गया था, तो इस समय जो है 1917 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी की क्रांति, मतलब इस ईस्वी में दो क्रांति होती है। पहला जो फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? फरवरी क्रांति। किस नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, फरवरी क्रांति। और दूसरा जो है आपका, दूसरा हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति क्या हो जाएगा? अक्टूबर की क्रांति। मतलब 1917 ईस्वी में रूस में दो क्रांति हुई थी। पहली क्रांति का नाम फरवरी की क्रांति कहा जाता है, जिसमें कि जार निकोलस द्वितीय को गद्दी पर से उखाड़ फेंका था वहां की जनता ने। और दूसरा जो अक्टूबर की क्रांति है, क्या है दोस्तों? अक्टूबर की क्रांति है जिसमें कि केरेंस्की को उखाड़ फेंक लेनिन अपनी सत्ती को गद्दी पर बैठता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो कब हुआ था? अक्टूबर 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रूस में कृषक दास प्रथा अंत कब हुआ? तो दोस्तों जैसा कि रूस में कृषक दास मतलब कृषक किसान को जो है दास बना के रखा करता था। कैसा? दास बनाकर उसको जो है दास बनाकर रखा करता था। तो इस प्रथा को जो है खत्म करने के लिए 1861 ईस्वी में लेनिन जो है 1861 ईस्वी सॉरी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है कार्ल मार्क्स ने 1861 ईस्वी में जो है कार्ल मार्क्स ने 1861 ईस्वी में इसको खत्म कर दिया था। कैसा? दास कैपिटल जो है दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित करके कार्ल मार्क्स ने 1861 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करता है। कौन करता है? आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का अंत किस राजनीतिक शासक ने किया था? किस राजनीतिक विरोधी किया था? कौन सा राजनीतिक दल किया था? कौन सा राजनीतिक जो किया था वो क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में कब हुआ था? और मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। किन्होंने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट होता है। हमारे देश में राजा, जिस प्रकार सम्राट को राजा कहा जाता है उसी प्रकार रूस में राजा को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रूस का सम्राट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, 24 को देखते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाती है? हमने आपको पहले ही बताया कि 1917 की क्रांति रूसी क्रांति जो है 1917 की क्रांति रूसी क्रांति जो कि दो मतलब एक फरवरी में क्रांति हुई थी, एक अक्टूबर में क्रांति हुई थी। तो पहली क्रांति को क्या कहा जाता है? फरवरी की क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फरवरी की क्रांति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति सही हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं अगली प्रश्न में क्या लिखा है। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? जैसा कि दोस्तों हम आपको फिर से बता देते हैं कि जार निकोलस द्वितीय जो एक निरंकुश शासन था, निरंकुश राजा था। आपको देखिए 1917 ईस्वी में इसको गद्दी पर से हटाया गया। तो आज आपसे हम यह पूछना चाहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध जो है
1914 से लेके 1918 के बीच चला था। 1914 से 1918 तक चला था। कब चला था? 1914 से 1918 के बीच चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए हमने आपको बताया कि 1917 की क्रांति जो देखिए इन्हीं के बीच, मतलब जब जार निकोलस द्वितीय रूस की गद्दी पर बैठा था, शासन बैठा था, उसी समय का यह बात है। पर जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो रूस का जो जनता जो है जार निकोलस द्वितीय के विरोध में जब मतलब विरोध में आंदोलन करता है, तो जार निकोलस द्वितीय सोचता है कि एक तरफ युद्ध चल रहा है और हम इन जनता को जो है उस युद्ध में उलझा देते हैं ताकि यह जो है अपनी आंदोलन छोड़ दे। युद्ध में अगर वह उलझा देगा तो वह अपना आंदोलन छोड़ देगा। तो इस प्रकार जो है जार निकोलस द्वितीय अपनी जनता को युद्ध में उलझाना चाह रहा था। बहुत सैनिकों को जो है 1914 प्रथम विश्व युद्ध में भेज देता है और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि उनके देश में इतना उपज नहीं था कि वह सैनिकों के लिए अनाज पूर्ति कर सके। उनकी भरपेट मतलब सैनिकों को भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। तो क्या कैसे वह लड़ाई कर पाता, कैसे लड़ाई कर पाता, वही बात हमको बता देना चाहते हैं। पहले आपको बता दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था? तो इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी के साथ लड़ रहा था। मतलब रूस किसकी ओर से लड़ रहा था? मित्र राष्ट्र। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में दो राष्ट्र के बीच युद्ध हो रहा था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र के बीच लड़ाई हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध किन के राष्ट्र के बीच लड़ाई हो रही थी? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। किस किस राष्ट्र? यह जो युद्ध है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, तो रूस किस राष्ट्र की ओर से लड़ाई कर रहा था? मित्र राष्ट्र की ओर से। तो यह भी प्रश्न आपके सामने में बन सकता है कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की ओर से लड़ाई लड़ रहा था? मित्र राष्ट्र। कौन सी राष्ट्र? मित्र राष्ट्र की ओर से। किस राष्ट्र से? मित्र राष्ट्र से। तो इसमें जो है जापान को जो बहुत हानि पहुंचता है। तो जापान जो मतलब सॉरी जर्मनी को बहुत हानि पहुंचता है। तो जर्मनी अपनी हानि को पूर्ति करवाने के लिए रूस के शासक मतलब जब गद्दी पे लेनिन बैठा तो उससे बोलता है कि हमारी भरपाई करो। तो उन्होंने जो है लेनिन ने जो है उनकी भरपाई के लिए जर्मनी से युद्ध करता है। तो देखिए जर्मनी, तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र से के साथ की थी? जर्मनी के साथ। और इसमें जो है जर्मनी को रूस मतलब लेनिन जो है उनको कुछ बंदरगाह भी दे दिए थे। किनको? जर्मनी को। इस युद्ध में मतलब संधि जब हुआ था, संधि किनके साथ हुआ था? समझौता किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ 1918 ईस्वी में। क्योंकि इनको जो है बहुत हानि पहुंचता है और यह अपनी भरपाई रूस को बोलता है करने के लिए। तो इनमें जो है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि मतलब दोस्तों क्या होता है? दोस्तों समझौता। क्या होता है? समझौता। जर्मनी के साथ समझौता किया। कब? 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 25 का लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 1918 में किन राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? जब लेनिन 1918 ईस्वी में स्विट्जरलैंड से जब आया था, उन्होंने मतलब रूस के एक शहर में जाकर रेल पार्ट मतलब बैंक सारे चीजें लूट लिया। तो उनको किस नाम से जानते हैं? उनको अप्रैल थीसिस। मतलब वह अप्रैल का महीना था। कौन सा महीना? अप्रैल का महीना था। और उनको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? अप्रैल थीसिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के नाम से भी जानते हैं। अप्रैल थीसिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? मतलब जब जो है थीसिस, अप्रैल थीसिस, जब लेनिन ने जो है केरेंस्की को उनके पद से हटाने के लिए रूस पर हमला कर देता है। मतलब उनको अर्थव्यवस्था जो है मतलब उनको रेल को क्षतिग्रस्त पहुंचाना, बैंक लूट लेना इत्यादि सरकारी जितना भी था उनको लूटपाट करके उनको गद्दी से हटाना चाह रहा था। कौन? लेनिन। किनको? केरेंस्की को, जो कि रूस का सम्राट बना था, लियोनोव को हटा करके। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? दोस्तों लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। लाल सेना का गठन किसने किया? हम आपको फिर से बता देते हैं कि लेनिन ने जो है अपनी सेना को तैयार करने के लिए ट्रोटोस्की जो है उन्हें यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ट्रोटोस्की, इन्होंने जो है लाल सेना का गठन किया। मतलब वहां मतलब देखिए हमारे देश मतलब रूस में जो है ये आंतरिक लोग भी होते हैं जो कि सरकार का विरोध करता है कि मतलब अच्छा भी काम करते हैं ना तो उसको बुरा करता है। उसी मतलब था तो वैसा ही मतलब लोग था। तो उसको हटाने के लिए मतलब जानते ही होंगे कि जैसा कि
हमारे देश में कभी आंदोलन छिड़ जाता है, मतलब किसी कारणवश हो जाता है, उनको संभालने के लिए तो सेना तो चाहिए ना, उनको संभालने के लिए सेना चाहिए। उसी प्रकार लेनिन ने जो है अपनी सेना तैयार करता है, उस सेना को तैयार करने के लिए उनका जो है अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष ट्रोट्स्की को बनाया जाता है। किसको? ट्रोट्स्की को सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इन्होंने जो है लाल सेना का एक गठन करता है। किसका? लाल सेना का। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि आपको लाल कुर्ती जो हमने आपको बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद, लाल कुर्ती अलग होता है और लाल सेना अलग होता है। लाल कुर्ती का जो गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। हमको यूरोप में राष्ट्रवाद में जब हम आपको बता दिए थे, उसी समय हम आपको बता दिए थे कि लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, जो कि पेशे से नाविक था। कौन था? गैरीबाल्डी। कौन था? गैरीबाल्डी जो था यह पेशे से नाविक था। यूरोप के राष्ट्रवाद में हमने आपको इसके बारे में बताया था और उन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था। और इनमें जो ट्रोट्स्की लाल सेना का गठन करता है, किनका? तो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच? संधि मतलब दोस्तों समझौता। हमने आपको बताया कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी में हुआ था 1918 ईस्वी में। आप इनको ध्यान में बैठा लीजिए। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं, बताते हैं आपको अगली प्रश्न। लाल सेना गठन हमको बता दिया आपको कि लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। चलते हैं आपको लेकर के बिना टाइम गवाते हुए 29 की ओर। चेका क्या था? चेका क्या था दोस्तों? चेका जो एक पुलिस संगठन था, पुलिस संगठन। जैसे कि हमारे देश में भी देखिए प्रशासन होता है, प्रत्येक राज्य का प्रत्येक प्रशासन होता है जिनको कि पुलिस बोलते हैं। उसी प्रकार जो है चेका, ट्रोट्स्की ने एक चेका जो बनाया था जिसे पुलिस दस्ता, मतलब देश के आंतरिक लोगों, मतलब जो झगड़ा पाट होता था उनको संभालने के लिए, उनको संभालने के लिए पुलिस दस्ता बनाया, जिसको चेका कहा जाता है। चेका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुलिस दस्ता। क्या हो जाएगा? पुलिस दस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुलिस दस्ता हो जाएगा। भूमि शांति, देखते हैं प्रश्न दोस्तों 30 नंबर की ओर। भूमि शांति और रोटी, ये तीनों नारे किसने दिए? ये तीनों नारे लेनिन ने दिए थे जब वह सत्ता की गद्दी पर नहीं थे और केरेंस्की को हटाना चाह रहे थे उसके पद से। तब उन्होंने जो है भूमि शांति और रोटी, ये तीनों नारे दिए थे। भूमि शांति मतलब आप हमको रूस की सत्ता पर बैठाइए और हम आपको भूमि शांति और रोटी देंगे। क्या देंगे? भूमि शांति और रोटी देंगे। यह दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लीजिएगा। तो भूमि शांति और रोटी, ये तीनों नारे किसने दिए थे? ये तीनों नारे लेनिन ने दिए। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था दोस्तों? साम्यवादी जो है सबसे पहले रूस में स्टार्ट हुआ था। साम्यवादी मतलब हम आपको बता दिए थे कि समाजवाद मतलब जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जो मजदूरी करता है उनके लिए, उनके उनके मतलब पक्ष में लड़ना, वही समाजवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? समाजवाद। यह सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूस हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हमने आपको बता दिया था शुरू में ही, ऑप्शन नंबर 21 कराने वक्त की बोल्शेविक क्रांति जो है इनके नेता कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? यह गरीबों का एक क्या बोलते, गरीबों का मसीहा था। कौन? लेनिन। लेनिन गरीबों का मसीहा था। और बोल्शेविक क्रांति जो है यह जो एक दल होता है जो कि जिसके नेता लेनिन होते हैं। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति, नेप एनईपी, न्यू एजुकेशन, न्यू आर्थिक मतलब नई आर्थिक नीति, एनईपी नई आर्थिक नीति किसने का जन्मदाता था? कौन था इनका जन्मदाता? लेनिन था। कौन था दोस्तों? लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 प्रश्न नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी लेनिन की मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी। लेके चलते हैं आपको 35 की ओर। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? जैसे हमारे देश की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी तरह
रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। ड्यूमा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते तो आपका इससे इस चैप्टर से रिलेटेड समाजवाद एवं साम्यवाद जो सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत मायने रखता है, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। एक नजर आप फिर से अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से आप वीडियो चला के देखिए, आपको हमको विश्वास है कि आपको यह जरूर समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इनको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।